हमारी जनरेशन एंजाइटी और डिप्रेशन से कुछ ज़्यादा ही गुजरती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा गुजर रही है। तो शांत करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस हैं योगा में जो हम कर सकते हैं? देखिए, एंजाइटी नाम की चीज तो थी ही नहीं, ये पिछले 10 साल से आई जी। और आज 5 साल का बच्चा भी कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये सब हमारा क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। ऐसी चीज होती ही नहीं है, और है तो वो ये होता है ना कि एक चीज को आप बार बार रिपीट करो तो वो हो जाती है, नहीं होनी। वो क्यों हो रही है ये पता ही नहीं। कुछ चीजें आपके पास हैं, क्यों है ये पता ही नहीं। और वैसे स्टूडेंट्स को देखिए, स्टूडेंट्स को तो सारे आसन करने चाहिए। बच्चा है वो तो कर ही सकता है, लेकिन 12 साल से कम उम्र का बच्चा सभी आसन ना करे। 12 साल के बाद एक शरीर आपका अच्छे से तैयार हो गया होता है, और 25 साल की उम्र तक आप बहुत सारे आसन कर सकते हो, इवन अब तो 30 साल तक कर सकते हैं। अक्सर हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो स्ट्रेस से, एंजाइटी से या फिर डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से काफ़ी गुजर रही है। इसी के चलते हम योग की या मेडिटेशन की हेल्प लेते हैं, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल जो आज का पॉडकास्ट है हम योगा सेंट्रिक करने वाले हैं। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करके आए हैं रशिया में योगा पे। उनका नाम है संदीप शर्मा। आज के पॉडकास्ट में हमने सात्विक भोजन पे बात की है, हमने योग पे बात की है, हमने मेडिटेशन पे बात की है। उनका एक्सपीरियंस रशिया में हो करके मेडिकल साइंसेस और योगा में कैसे लोग वहाँ पे अपना रहे हैं, और हमारी जनरेशन में क्या कमी है। हम क्या ट्रेंड के चलते ही सिर्फ योगा कर रहे हैं, हम योगा सही भी कर रहे हैं या नहीं, इन सब के जवाब हमने आज इस पॉडकास्ट में जाने हैं। ये पॉडकास्ट 1 घंटे के करीब लंबा होने वाला है, बट आई एश्योर कि ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। मेरी तरह के स्टूडेंट्स, आपकी तरह के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्लीप डिप्राइव्ड हैं, जिनका कंसंट्रेशन कम है, लेकिन वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आईसाइट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी डाइट ठीक रखना चाहते हैं। कैसे वो परमात्मा से जुड़ सकते हैं, हमने उसके बारे में बात की है। सो दिस पॉडकास्ट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेंटल एंड योर फिजिकल हेल्थ। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। ऐसा फर्स्ट टाइम होगा कि हमने किसी योगी को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। उनका नाम है संदीप शर्मा। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपना समय देने के लिए। वी विल ऑनर्ड टू हैव यू। सर, शुरू करने से पहले अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपकी पढ़ाई, आपकी जीवनी कहाँ पे व्यतीत हुई, कैसे की, अगर आप बता सकते हैं तो। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और मैं अभी योगी नहीं हूँ, अभी मतलब पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली रिसर्च डन हुई है, तो अभी लगा हुआ हूँ मूव करने में। तो मेरी पढ़ाई और मेरी शुरुआत जो है, बेसिकली मैं रहने वाला गुजरू नगरोटा बिलावर से हूँ, और वहीं पहले 10th तक मेरी एक प्राइवेट स्कूल में, इंदिरा शिशु मंदिर नाम से स्कूल था, वहाँ से हुई। उसके बाद बिल्कुल स्विच हो गई मेरी लाइफ, क्योंकि मैं गुरुकुल में चला गया। उससे पहले मैंने संस्कृत का स नहीं पढ़ा था, लेकिन अब मुझे पूरी पढ़नी थी। तो गुरुकुल में, मैं पंजाब में गुरुकुल है बाबा लाल दयाल संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ से मैंने प्राक शास्त्री करके वहाँ से 12th तक पढ़ा। उसके बाद फिर केंद्रीय संस्कृत विद्यालय है, विश्वविद्यालय कोट भलवाल, यहाँ जम्मू में, यहाँ से मेरी शास्त्री ग्रेजुएशन हुई। देन आफ्टर दैट मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आ गया, तो MA संस्कृत, MPhil इन संस्कृत एंड PhD इन संस्कृत, तीनों मेरी यहीं से हुई। और MPhil और PhD इन दोनों में मेरे टॉपिक योग पे रहे। और साथ साथ में योग के जितने कंपटीशन, योगासना कंपटीशन हो गए, या फिर कुछ एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष योग से रिलेटेड लेती थी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, लेवल 1, 2 एंड 3, वो तीनों मैंने पास किए। फिर मेरे को ये लगा कि अब योग की MA भी करनी चाहिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन योग वो भी की। फिर योग में नेट जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास किया। अब रिसेंटली मैंने हाल ही में योग से संबंधित
योग की डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल सोची, जो रशिया में होता है, 5 साल के बाद होता है। प्रत्येक 5 साल के बाद वो होता है। वहाँ 20,000 से ज़्यादा 190 देशों के युवा आते हैं। तो वो अपने अपने आर्ट एंड अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड युवा वहाँ आके रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो मुझे योग के लिए भारत से बुलाया गया था, और जम्मू से हम 5 लोग थे, उनमें से एक मैं भी था, तो योग से गया था जी। तो मतलब आप हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बेसिकली जो भारत ने मुझे सिखाया और मुझे दिया, मैं उसको बता रहा हूँ। और क्या है कि जो आप काम करते हो बाद में आपकी आइडेंटिफिकेशन और जो आप बोलते हो वही भारत बोलता है। तो जी, भारत ने अभी मुझे रिप्रेजेंट किया, मैंने भारत को रिप्रेजेंट करूँ या ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। ओके ओके, शुरू से शुरुआत करते हैं। योग है क्या? देखिए, योग एक संस्कृत वर्ड है बेसिकली, और संस्कृत का जो भी वर्ड रहता है उसके नाम में ही उसका अर्थ छिपा है। कुछ लोग योग का सेट ऑफ एक्सरसाइज कह लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको संस्कृत में घुसना पड़ेगा। और शब्द का मतलब क्या है? योग बेसिकली युज धातु है, धातुएं होती है, वर्ब रूट जिसको हम कहते हैं, उससे बनता है। तो युज धातु का अर्थ होता है जुड़ना। देखिए, सिंपल सी बात है, 1 और 1 का योग 2, 3 और 3 का योग 6। तो योग मतलब मिलना, जुड़ना। कईयों ने कहा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है, बहुत से ऋषियों ने कहा। लेकिन जिन्हें योग का प्रचारक कहते हैं, कि योग को जिन्होंने बहुत पब्लिकली, जिन्होंने बहुत उसको पॉपुलर किया, तो वो महर्षि पतंजलि हैं। तो महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के दूसरे सूत्र में कहते हैं कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। चित्त यानी कि हम सबका मन, और मन में उठने वाले जितने भी थॉट्स हैं, और अगर हम उन थॉट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर इन योग। अगर वो थॉट्स खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 10,000 से ज़्यादा थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं, और अगर हम उन पे कंट्रोल नहीं करते तो वी आर नॉट इन योग। और अगर हम उन पे कंट्रोल कर पा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पे कंट्रोल करें, तो इट मीन्स वी आर इन योग। तो सिंपल सी परिभाषा है। वहीं अगर जैसे योग शास्त्र भगवत गीता को कहा जाता है, क्योंकि भगवत गीता में लगभग 18 अध्याय हैं, और 18 अध्यायों में कोई ना कोई योग का वर्णन है। मुख्यतः 3 योगों का वर्णन है, उस विषय में बाद में बात करेंगे। गीता कहती है कि इवननेस इज योग, के समत्वम योग उच्यते, कि मैं आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा हूँ वैसा ही दूसरे के साथ कर रहा हूँ, वही योग है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों के साथ, कोई भी है, जानवर है, पौधे हैं, पेड़ हैं, किसी के भी साथ में एक जैसा व्यवहार कर रहा हूँ और सबको एक दृष्टि से देख रहा हूँ, वही योग है। सिंपल सी बात है जी। सही, ओके। अभी पॉडकास्ट से पहले भी आप मुझे कुछ 8 चैप्टर्स ऑफ योगा बता रहे थे, तो उसके बारे में वर्णन करेंगे? यस। अब इसमें क्या है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति सपोज के जम्मू से दिल्ली जाना चाहता है, उसके लिए वो अपनी सुविधा अनुसार कोई भी रास्ता चुनेगा। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मैं जहाज से जाऊंगा तो अच्छे से पहुंच पाऊंगा, कुछ लोग बस से प्रेफर करते हैं, कुछ ट्रेन से करते हैं, सो के जाऊंगा, कुछ लोग मस्ती में पैदल निकल जाते हैं, कुछ अपनी गाड़ी से जाते हैं। वैसे ही है, योग में अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग रास्ते हैं। जैसे अभी हमने बात की 8 लिम्स ऑफ योग। 8 लिम्स ऑफ योग को अष्टांग योग कहा जाता है, महर्षि पतंजलि द्वारा उनकी पुस्तक पतंजलि योग दर्शन में बताया गया था। वैसे ही हमने हठ योगा भी आपने सुना होगा। तो हठ योग क्या है? वो अलग रास्ता है जाने का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता है, उसमें फिजिकली अप्रोच बहुत ज्यादा है। आपको अपने शरीर को पहले इतना फिट करना पड़ता है कि जो भी आप अपने अंदर सुपर नेचुरल पावर ला रहे हो तो उसको आप सहन कर सको। बाकी लय योग है, किस तरह से परमात्मा के साथ एक जैसा तालमेल बैठा देना और उसी में लीन हो जाना, वो लय योग है। उसी के साथ मंत्र योग, जैसे कि मंत्र योग की बात आई थी, तो मंत्र योग क्या है? योग में अलग अलग रास्ते हैं एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य क्या है? खुद को जानना कि आखिर में मैं हूं क्या और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, यही लक्ष्य है। वैसे ही 8 लिम्स ऑफ योग को हम समझे तो बहुत सिंपल है। 8 आयाम हैं, 8 सीढ़ियां हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसमें पहला यम कहा जाता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, देन प्रत्याहार, देन धारणा, ध्यान एंड समाधि। उसमें से अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत से लोग 2 ही लिम्स को पकड़ पा रहे हैं, बाकी का यम नियम है ये पीछे छूट रहा है। तो यम और नियम क्या है, इस पे बात कर सकते हैं क्या? तो यम जो है इसमें 5 रूल्स। यम में क्या है कि आपको
केवल 5 रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप ये अच्छे से रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो। तो वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा हम सब जानते हैं, नॉन वायलेंस। तो अहिंसा सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को काट रहे वही हिंसा है, और नहीं काट रहे तो अहिंसा है, मैं अहिंसक हूं, नहीं। आपका शब्द भी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मन, कर्म और वाणी। मन में भी नहीं सोचना कि मैं इसको मार दूंगा या मार दूंगी, तो वो भी हिंसा है। अहिंसा यानी कि 3 तरह की अहिंसा। कौन कौन सी? मन, कर्म और वाणी। मन से भी नहीं करना, कर्म से तो करना ही नहीं, वो दूर की बात है। वाणी से भी, किसी को गाली भी नहीं दे सकते आप, और पीठ पीछे यानी कि मन में तो दे ही नहीं सकते। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज इसी पे टिके रहो। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक आप इसको ठीक नहीं कर सकोगे तब तक आगे नहीं बढ़ो। तो पहला अहिंसा आ गया। देन सत्य। सत्य यानी कि सच बोलना और सच का ही पालन करना। अब सत्य भी कैसा होना चाहिए ये भी हमें ध्यान में रखना है। सत्य ऐसा ना हो कि, जैसे कहानी भी आती है, अपने सतयुग के समय में एक कहानी थी कि एक गाय या एक पशु आगे आगे दौड़ रहा था, उसके पीछे कसाई दौड़ रहा था। तो अगर मैं बता दूं कि किस तरफ जा रहा है तो वो पशु की हत्या हो जाएगी, और ना बताया तो मैं असत्य का पालन कर रहा हूँ। तो उस समय मुझे क्या करना है? तो सिचुएशन के हिसाब से जब किसी का कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो रहा हो तो उसे भी सत्य की श्रेणी में माना जाएगा। तो सत्य का पालन करना, जो जैसा है उसको एक्चुअल में बताना। लेकिन अगर उस बताने से किसी का बुरा हो रहा है और किसी निर्दोष को कोई सजा मिल रही है तो वो सत्य नहीं माना जाएगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको तालमेल बिठाना और उस व्यवहार को करना सत्य कहा जाएगा। अस्तेय। अब अस्तेय पे आते हैं। अस्तेय है चोरी ना करना। चोरी सिर्फ वस्तुओं की नहीं होती, जैसे कि हमने कहा कि अहिंसा जो है सिर्फ वस्तुओं की नहीं होती, या अहिंसा सिर्फ फिजिकली नहीं होती, मन, कर्म और वाणी की भी है। वैसे ही जैसे कि आजकल चल रहा है ट्रेंड कॉपीराइट, वही अस्तेय चोरी है कि किसी का कॉपीराइट ही लेना। तो वैसे ही किसी का भी आपने ना ही कोई फिजिकली चीज उठानी, ना ही किसी का विचार भी चोरी करना। क्योंकि भारत देश जो था ये वैचारिक दृष्टि से इतना परिपूर्ण था, इतना परिपक्व था कि हमारा देश हमेशा चर्चाओं का देश रहा। डिस्कशन बेस्ड देश है हमारा, इसीलिए हमारा इतिहास कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ था। हमने कभी पुस्तकों में लिखा नहीं, बाद में जब हमसे प्रूफ मांगेंगे तब हमने इतनी पुस्तकें लिख दी कि एक व्यक्ति बाहर से आया 4 महीने तक जलाता रहा तब भी हमारा इतिहास खत्म नहीं हुआ। तो इतना बड़ा इतिहास है। इसीलिए अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, वस्तुओं को भी चोरी ना करना और किसी के विचारों को भी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आजकल का बहुत एक पॉपुलर टॉपिक है कि ब्रह्मचर्य है क्या। तो ब्रह्मानुसारेण आचरणम इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के अनुसार आचरण करना। और जब आप पतंजलि योग दर्शन को पढ़ते हो तो उसके विभूति पाद के शायद 36वें या 37वें उसमें फॉर्मूला में, जिसको सूत्र कहते हैं, उसमें लिखा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने वीर्य की रक्षा करना, और वीर्य ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो आपके शरीर को जागृत रखता है, जो एनर्जी का सोर्स है। एनर्जी इज इक्वल टू वीर्य, वीर्य इज इक्वल टू बल। संस्कृत में आता है वीर्य बलम, वीर्य है तो बल है, उसकी हानि ना करना ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्म के अनुसार आचरण करना यानी कि नियमित समय पे उठना, नियमित समय पे खाना, नियमित समय अनुसार कार्य करना, अपने जो आपके इष्ट है उसके प्रति समर्पण भाव, ईश्वर प्रणिधान जिसको कहते हैं वो करना, और स्वाध्याय, जो अपने स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। बिना स्वाध्याय के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपरिग्रह। अपरिग्रह अंतिम यम का अंतिम नियम है। अपरिग्रह में यह कहा गया है कि अधिक चीजों को संचित ना करना। सपोज जैसे मधुमक्खियां होती हैं, वो क्या करती हैं, तरह तरह के फूलों के पास जाके शहद को इकट्ठा करके लाती हैं और अपने पास रखती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। तो शहद इकट्ठा करने वाला कोई आता है, उनके पूरे घर को उजाड़ करके शहद ले जाता है। फिर वो गुस्से में आकर के या किसी को भी आगे पीछे घूमती हैं या काटती हैं या कुछ भी करती है। वैसे ही अपरिग्रह यानी कि योग में जाना चाहते हैं, कम से कम वो लोग अधिक चीजों का संचय ना करें, अपने पास इतनी चीजें ना रखें कि अब हमें उन्हीं की रक्षा करनी पड़े। सपोज मेरे पास 4-5 फोन है और इतना ज्यादा लैपटॉप है या कपड़े हैं, फिर मेरे को उन्हीं की टेंशन रहती है कि वो कहाँ है। आजकल तो घर से निकलने से पहले
कईयों का फोन रह जाता है और बाद में पूरा दिन टेंशन रहती है कितने मैसेज आए होंगे, क्या हुआ होगा। तो एक्चुअल में वो जहाँ गया है ना वहां पे अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाता है और ना कहीं और। वैसे ही योगी जो है उसको अधिक अपने पास किसी भी चीज का अपरिग्रह यानी कि कम चीजों को रखना, ज्यादा चीजों का संचय ना करना। तो वैसे ही नियम है, नियम रूल्स। और योगी की लाइफ में क्या रूल होने चाहिए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर को निदान। शौच यानी कि अपने आप को साफ रखना। अब साफ भी कैसे रखना? अंदर से भी साफ रखना और बाहर से भी साफ रखना। बाहर से तो हम कहीं पाउडर लगा लेंगे, लेकिन अंदर क्या है? विचारों की स्वच्छता, वो स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। देन संतोष, पेशेंस। योगी को हमेशा पेशेंस में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है, ये आपकी लाइफ ले जाएगा, तब एंड में जाके आपको रियलाइज होगा कि मैं हूं क्या। टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो संतोषी तो योग में हूँ, योगी को होना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर आप कोई भी तपस्या कर रहे हो, सपोज नॉर्मली किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो वो पेपर आपका कभी क्लियर होगा ही नहीं। पेशेंस है तो सब क्लियर होगा, कुछ भी हो सकता है। तप, तप सब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपनी फील्ड में, मैं कर रहा हूँ अपनी फील्ड में। अब तप में क्या कहा जाता है? शीतो उष्ण द्वंद्व सहिष्णुता। शीत ठंड को कहा जाता है, उष्ण गर्मी को कहा जाता है। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, मुझे जो काम करना है वो मैं करूंगा। सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन मैं जिस लिए आगे बढ़ रहा हूँ मुझे उसके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करके रखना है और मुझे वो चीज करनी है। उसे तप कहते हैं, तपस्या। जिसमें तपस्वी, जैसा तपस्वी क्या होता है कि रिजिडनेस के साथ बैठा रहता है, वैसे ही तप करना एक योगी के लिए बहुत जरूरी है। देन स्वाध्याय। स्वाध्याय, कोई भी बच्चा कोई भी पढ़ाई कर रहा है, वैसे ही योगी अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो स्वयं की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको स्वाध्याय तो करना है, स्वयं का अध्ययन। और स्वयं से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर है, पुस्तक है, उनके गुरुओं ने जो लिखी है, जो पहले की एग्जिस्ट करती है, उनको पढ़ना स्वाध्याय है। देन ईश्वर प्रणिधान, जिसकी बहुत जरूरत है आज के समाज में, वो हम कर नहीं पाते। ईश्वर प्रणिधान यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देना अपने गुरु को। अब जो करेंगे आप ही करेंगे। उसमें क्या होता है कि मैं कुछ, सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल ले, तो मैं अपने घर वालों के सामने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स रख लेता हूँ कि मुझे आईफोन चाहिए, लेकिन क्या पता मेरे घर वालों ने इससे भी कुछ अच्छा सोचा हो मेरे लिए। तो मैं अपनी लिमिट डिसाइड ना करूं और योगी अपनी लिमिट डिसाइड ना करे कि मुझे यही चाहिए, ये वाला मोक्ष चाहिए, या मुझे ऐसा शरीर चाहिए, या मुझे ऐसा ध्यान चाहिए। योगी को ईश्वर प्रणिधान करना है। ईश्वर प्रणिधान यानी कि अपने गुरु, अपने भगवान की ओर अपने आप को समर्पित कर देना कि अब जो करना है आप करेंगे, मेरे से जो होगा मैं सिर्फ नियमों का पालन करूंगा, बाकी फल देना वो आपकी इच्छा शक्ति पे है। वैसा ही जब हम अपने घर वालों पे या अपने गुरुओं पे सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, तो अपना गुरु और अपने घर वाले कभी हमें बर्बाद नहीं होने देंगे। वो हमसे जो हमारी सोच है उससे अच्छा ही देंगे। तो वैसे ईश्वर से है, ईश्वर हम सबके परमपिता परमेश्वर हैं, वही हमें संभालने वाले। तो जब अपना आप अपने उनको समर्पित कर दिया तो वो सब अच्छा ही देंगे। ईश्वर प्रणिधान होना बहुत जरूरी है। अपने गुरु पे विश्वास, अपने घर वालों पे विश्वास। देन आसन। आसन बहुत छोटी सी टर्म है, लेकिन अब योग में यही फैल गया हुआ। कोई भी एक बात आती है, योग इज इक्वल टू आसन हो गया, लेकिन आसन सिर्फ एक उसका पार्ट है। किस लिए? ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके आगे बढ़ सके, जो आगे की आने वाली आयाम है या आगे आने वाले जो भी उसके नियम कह सकते हैं वो। आसन में क्या महर्षि पतंजलि ने एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि स्थिरम सुखम आसनम। से मैंने आपको पहले बताया कि आप स्थिरता से और सुख पूर्वक, यानी कि आप इजीनेस के साथ और स्टडीनेस के साथ किसी भी एक पोस्चर में बैठे हैं तो इट इज कॉल्ड आसना, वो आसन। इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अब आपका शरीर इतना खराब है कि आप नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए अन्य ऋषियों ने फिर आसनों की परंपरा बना दी, जिसे हठ योग परंपरा कहते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आप इन आसनों का अभ्यास करके अपने शरीर को इतना अच्छा बना सकते हैं कि वो आगे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ सके। आसन कितने हैं इस विषय में महर्षि पतंजलि ने तो बता दिया कि स्थिरम सुखम आसनम, लेकिन वहीं पे घेरंड ऋषि जो हठ योग परंपरा से संबंधित है, उन्होंने कहा कि आसन उतने ही हैं। आसन इज इक्वल टू पोस्चर्स, भंगिमा, जिस पे हम आकृति में बैठे हैं। आसन उतने हैं जितने इस सृष्टि पर जीव जंतु हैं, क्योंकि हर कोई अपने एक पोस्चर में है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी स्पीशीज? 84 लाख।
कहा जाता है, वैसे पता देखी नहीं किसी ने, लेकिन ऋषियों का अध्ययन है तो होंगी। 84 लाख ही आसन है, लेकिन 84 लाख आसन करने के लिए आपको 4-5 जन्म लेने पड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा आप 8400 आसन कर सकते हो, लेकिन 8400 आसन भी एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि एक योगी को सिर्फ आसन ही तो नहीं करने। देन आफ्टर दैट उन्होंने 84 और लास्ट में 32 आसन ऐसे बताए जो एक योगी, एक साधक अगर करे तो उसका शरीर परफेक्ट हो सकता है। Okay. आसन का महत्व ऐसा है, जैसे 90s की जो जनरेशन है उन्होंने देखा होगा कि घर में एक टीवी सेट रहता था और एक एंटीना बाहर लगा, एंटीना तो खत्म हो गया, एंटीना बाहर लगा होता है, टीवी अंदर। एंटीने की दिशा खराब है तो वहां क्या दिखाई देगा, स्पार्कल्स ही दिखाई देंगे, टीवी में कुछ साफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब एंटीना सही दिशा में होगा तो आप घर पे बैठ के पूरा ब्रह्मांड देख सकते हो, एक ही जगह पे बैठ के। वैसा ही इस शरीर के साथ है, अगर शरीर का एक एक अंग सही दिशा में होगा और सही सटीक तरह से लगा होगा तो आप यहीं पे बैठ करके पूरे ब्रह्मांड का अनुभव कर सकते हो, ऐसा ऋषियों ने कहा। इसीलिए आसनों को बनाया। आसनों का अभ्यास करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, और शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम। धर्म को हम चाहे कुछ भी बोलते हो, लेकिन धार्यति इति धर्म, जिसको आपने धारण किया, जिसको आपने एक्सेप्ट किया, वही धर्म है। आपका धर्म सही सोच को लोगों के पास पहुंचाना, ये आपका धर्म है। एक शिक्षक का धर्म पढ़ाना, अच्छी तरह से पढ़ाना, एक बच्चे का धर्म पढ़ना। तो वही शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम, कि शरीर ही एकमात्र मीडियम है जो आप काम को एक्सेप्ट किए हो वो कर सके। अब आपका शरीर ही सही नहीं होगा तो हम बैठ के बात तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए आसना अभ्यास जरूरी, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। इससे अलावा इसमें योग में उसका कोई काम नहीं। योग में सिर्फ उसका काम है अपने शरीर को सही रखो। शरीर को सही रखने के लिए इज इक्वल टू यू हैव टू अडॉप्ट आसनास, यू हैव टू प्रैक्टिस आसनास एवरी डे। उसमें अलग अलग फॉर्म। जी। जैसे अभी आपने बोला कि फिजिकल फॉर्म है, जैसे आपने आसन वगैरह कहा, योगा से फिजिकल फॉर्म ठीक होती है, हमारी आउटर अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी आईसाइट ज़्यादा है, मैंने कहीं पे देखा था, किसी डॉक्टर ने कहा था कि कभी भी आंखें जो नंबर बढ़ जाता है वो कभी ठीक नहीं होता है। तो इज इट पॉसिबल कि योगा से आंखों का नंबर कम हो सकता है या ठीक हो सकती है? देखिए, अब मैं तो गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अब चैलेंज भी नहीं कर सकता कि ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन हमारी जो पुस्तकें कहती और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, नॉर्मल से एग्जाम्पल हम अगर किसी को ना देखें तो स्वामी रामदेव को ही देख लें। उन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया, उस व्यक्ति ने हर घर तक योग को पहुंचाया, सब लोग 5 बजे उठ के। और उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं जो मतलब डॉक्टर ने जिनको जवाब दे दिया था, उन्होंने उन लोगों को ठीक किया है। और मैंने भी खुद भी जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो पहले उनकी मेडिकल रिपोर्ट लेकर के अपने पास रखते हैं, और उसके बाद योग जो है फिजिकली ही सिर्फ ठीक नहीं करता, मेंटली। देखिए, कोई भी बीमारी ठीक करने से पहले आपको अपना मेंटल मैकेनिज्म ठीक करना पड़ेगा, और आधी सी बीमारियां आपकी तो सिर्फ सोचने से ठीक हो जाती हैं, सिर्फ ये कहने से कि मैं स्वस्थ हूँ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंट बहुत देर पहले 4-5 साल पहले एक बुक पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होंगी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके सोचने मात्र से ही बहुत सी बीमारियां ठीक होंगी, लेकिन कुछ बीमारियां जो हम सोचते हैं कि ये चीज ठीक हो जाए, वो चीज ठीक हो जाए, वो केवल इन्वायरमेंट से ठीक हो जाती है। जब आप योग में आते हो तो उसमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो कि ये बॉडी सिस्टम ये मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये मैं बॉडी के अकॉर्डिंग ना हूं तो बहुत बढ़िया है। फिर वो आत्मा काम करती है जो आपके अंदर रहती है, तो वो आपकी बॉडी को चैनलाइज करती है। जिस दिन ये हो गया उस दिन आपकी शरीर कभी बीमार हो ही नहीं सकता, और आंखें क्या, पूरा शरीर ठीक हो जाता है। और मानसिक दृष्टि से भी, व्यवहारिक दृष्टि से भी आप देखेंगे जितने भी योग लोग करते हैं, योगी कभी भी आप व्यवहारिक तरीके से गलत नहीं हो सकता, और उसका मस्तिष्क भी ठीक रहता है मानसिक तरह से भी। और आंखें क्या, बहुत सी चीजें, इवन शुगर जो अभी तो नॉर्मल हो गई है, शुगर 90 से पहले तो किसी ने सुना भी नहीं था कि शुगर बीमारी क्या होती है। अब तो नॉर्मल हो गई, अब तो जन्म से भी बच्चों को हो रही है, क्योंकि डाइट खराब है और सिस्टम खराब है। लेकिन योग इन चीजों को कंट्रोल करता है, हमने देखा है खुद। और मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने योग अभ्यास करना शुरू किया। खुद पर विश्वास करने से सब कुछ होता है जी, सोचने मात्र से कुछ नहीं। तो कोई एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई आसन है जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आईसाइट बढ़ सकती है हमारी, जो कम हो चुकी है, फॉर अ स्टूडेंट? यस,
स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डेस्कटॉप लाइफ और स्क्रीन लाइफ इतनी हम्म। ज़्यादा हो गई है कि हम आंखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वो नॉर्मल है। देखिए, सिंपल सी बात है, आसन में होता क्या है मैं आपको पहले बता दूं। हम्म। आसन में ये नहीं है कि आपने शरीर को तोड़ दिया, अब ठीक कैसे होगा ये तो किसी ने सोचा नहीं। आसन हम जब करते हैं तो हमारा ध्यान तीन चीजों पे होता है, एक हमारा बॉडी मूवमेंट पे, दूसरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन पे, और तीसरा हमारा श्वास पे जो हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं। प्राणायाम बहुत मदद करता है स्टूडेंट्स के लिए, बाद में बात करेंगे। लेकिन जो आंखों के लिए है, सिंपल सी बात है, आंखें रहती है ऊपर के भाग में, और हम्म। जितने भी आसन आगे झुकने वाले हैं जिसमें आपका शरीर जो है, आपका सिर जो है डाउनवर्ड रहे और आपका ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जा रहा हो आंखों की तरफ, हम्म। वो सारे आसन हैं। जिसमें जैसे कि आप शीर्षासना तो बाद में करेंगे क्योंकि उसके थोड़े से नुकसान भी हैं, किसको करना है नहीं करना है वो भी ध्यान में रखना है। बाकी आप शशांक आसन ना, और डाउनवर्ड डॉग जिसको आप कहते हैं कि सेतु अपना माउंटेन पोज, पर्वत आसना, वो कर सकते हैं। और अपना मकर आसना कर सकते हैं, क्रोकोडाइल हम्म। पोस्चर, जिसमें आपका शरीर का ब्लड फ्लो नीचे की तरफ, सिर की तरफ जा रहा हो, नॉर्मल से आसन कर सकते हैं। और कुछ सूक्ष्म आसन होते हैं, जैसे कि आपने अंगूठा सामने रखना हम्म। और अंगूठे को देखना, फिर यही यहाँ ले जाना दोनों अंगूठे, और ऐसे ऐसे इसकी प्रैक्टिस करनी। आंखों की पुतलियों को आपने अभ्यास करना, उनका, उनकी एक्सरसाइज करनी। और प्राणायाम, जैसे आंखों के लिए आपका सबसे बढ़िया प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, हम्म। हमिंग भी साउंड, जिससे आपके मस्तिष्क के सेल भी खुलते हैं और आंखें भी अच्छी होती हैं। हम्म। ऐसे ही जितने भी आगे झुकने वाले जितने भी आसन आपको मिले जिसमें आपका ब्लड फ्लो आपके सिर की तरफ जाए, वो श्योरली इफेक्ट करेंगे। आंखें क्या, आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को भी एनहेंस करेंगे। ओके। एंड जो शीर्षासन है, हम्म। देखिए शीर्षासन ना भी करें और बाकी के आसन करें तब भी वही लाभ है। शीर्षासन दिखने में अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि शीर्षासन करने वाले सबसे स्वस्थ हैं, कि मैं अब फिट हूं तो शीर्षासन कर लिया, हेड स्टैंड। एक हम्म। व्यक्ति मेरे पास आए तो पहले ही कक्षा थी, तो उन्होंने पहले ही दिन आके कहा कि मुझे हेड स्टैंड करना है। और मैंने बोला हेड स्टैंड पहले नहीं करेंगे, पहले शरीर के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। लेकिन घर जाके उन्होंने हेड स्टैंड किया और उनको यहाँ पे मोच आ गई, और फिर उन्होंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को वो क्या कहते हैं निमंत्रण दे दिया। ओके। लेकिन अच्छा है कि आप ऐसे आसन करें जिनसे आप इजिली इस अपने बेनिफिट्स को पा सके। हम्म। और शीर्षासन अगर कोई अच्छा है करने में तो वही करे जिसकी आईसाइट थोड़ी वीक है, ज्यादा वीक वाला कभी ना करे। और जिसकी आईसाइट अच्छी है वो तो करे ही करे, तो ब्लड फ्लो अगर सिर की तरफ जाएगा तो हम्म। कभी आंखें खराब नहीं होगी। हम्म। कुछ ऐसे प्राणायाम या फिर कुछ ऐसे आसन जो एक स्टूडेंट को करने चाहिए, क्योंकि हमें अभी पता है कि हमारी जनरेशन एंजाइटी और डिप्रेशन से कुछ ज़्यादा ही गुजरती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से कुछ ज़्यादा गुजर रही है। तो शांत करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस हैं योगा में जो हम कर सकते हैं? देखिए, एंजाइटी नाम की चीज तो थी ही नहीं, ये पिछले 10 साल से है ही। जी। और आज 5 साल का बच्चा भी कह रहा है मैं बोर हो रहा हूँ। तो ये सब हमारा क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है, ऐसी चीज होती ही नहीं है। हम्म। और है तो वो, ये होता है ना कि एक चीज को आप बार बार रिपीट करो हम्म। तो वो हो जाती है, नहीं नहीं होनी। वो क्यों हो रही है ये पता ही नहीं है। कुछ चीजें आपके पास हैं, क्यों हैं ये पता ही नहीं है। और वैसे स्टूडेंट्स को, देखिए स्टूडेंट्स को तो सारे आसन करने चाहिए। बच्चा है वो तो कर ही सकता है, लेकिन 12 साल से कम उम्र का बच्चा सभी आसन ना करे। 12 साल के बाद एक शरीर आपका अच्छे से तैयार हो गया होता है, और 25 साल की उम्र तक आप बहुत सारे आसन कर सकते हो, इवन अब तो 30 साल तक कर सकते हैं। देखिए, कम समय है, सूक्ष्म व्यायाम कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम क्या करेगा कि आपकी बॉडी के हर एक जॉइंट को एक्टिवेट कर देगा। सुबह उठ के अपनी बॉडी के जॉइंट्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई बीमारी या कोई भी इलनेस जब अटैक करती है तो सबसे पहले आपके जॉइंट्स पे करती है। जॉइंट्स को चैनलाइज कर लोगे, आधे घंटे का प्रोसेस है, जॉइंट्स को आपने सीधा कर लिया, आपकी नेक से लेके आपके टो तक आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। और स्टूडेंट के अगर जॉइंट खुल गई है तो आपकी सीटिंग बढ़ जाएगी, और सीटिंग के साथ साथ आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेट अच्छे से हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, सब कुछ दुनिया में कभी कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस तब होता है जब हम व्यर्थ ही उसके विषय में सोचते रहते हैं और कर कुछ रहे नहीं। फिजिकली अगर आप फिट हो तो आपको स्ट्रेस तो हो ही नहीं सकता। मैंने अभी कहा था आपको, मैं एक लैटिन में फ्रेज है, मेंस सना इन कॉर्पोरे सनो, यानी कि हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी। तो हेल्दी बॉडी है तो आपको मेंटल स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, और कभी होने की संभावना हो भी नहीं सकती। और जैसे आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपका
2 मिनट लेता है एक रिपीट में, और आप 12 सूर्य नमस्कार अगर कर लोगे तो 144 आप आसन आप केवल 15 मिनट में कर रहे हो। तो मतलब इतनी फिजिकल एक्सरसाइज, और वो आपके शरीर में स्ट्रेंथ भी लाएगा। जब आपका शरीर जो है फिट है, मतलब स्ट्रेंथ है, शक्ति है, तो आप कोई भी काम करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और इलनेस, मेंटल इलनेस नाम की चीज कुछ है ही नहीं, इस चीज को ध्यान में रखिए। और ये क्यों होती है? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और ये चीज पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि हम इतने डिजिटली रिच नहीं थे। हमारे पास बुक्स थी, घर वाले थे, दोस्त थे, अच्छे से खेलते थे, फिजिकली इतनी एक्टिविटीज होती थी कि मतलब पता ही नहीं था कि क्या क्या खेल लिया हमने शाम को 2-3 घंटे में। फिजिकली इतने एक्टिव थे हम। तो वो चीजें तब नहीं होती थी। जिस दिन से ये आपके पास गैजेट आ गया हाथ में, आपने ऐसे रख लिया और आप देख रहे हो कि देखिए सोशल मीडिया की और फोन की जिंदगी सिर्फ दिखावे मात्र की जिंदगी है, वो एक्चुअल में लाइफ नहीं है। लेकिन जब फिल्मों में भी हम दिखावे की लाइफ देख करके वैसा बनने की कोशिश करते हैं, और वैसा ही आज के बच्चे। और सबसे पहले एक बात मुझे अभी अभी बड़ी अच्छी लगी थी, किसी ने बोला था कि जब हम अपने बच्चों को डिजिटली रिच कर रहे हैं और उसके 6वें या 7वें जन्मदिन पे उसको फोन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बच्चे को अपने डिजिटली रिच नहीं कर रहे। जो उस दुनिया के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनको अपना बच्चा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत खराब चीज है। इसको जिस दिन आप अपने बच्चों से दूर कर दोगे ना, और उसको फिजिकली एक्टिव कर दोगे, उसकी लाइफ स्किलफुल बना दोगे, उस दिन उसको कभी होगी, क्यों होगी उसको, मतलब स्ट्रेस में क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, मेरा शरीर कैसे रिएक्ट करता है, मुझे इसको कैसे कंट्रोल में करना है, मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करना है। जब ये सब चीजें उसके पास होंगी, तो वो मतलब माया नगरी में घुसेगा ही नहीं, और वो कभी भी मतलब मेंटली स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। तो ये चीजें करने की जरूरत है। अगर कोई मतलब फैमिली मेंबर देख रहे हैं, और वो आजकल रिवाज है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, फोन आगे खोल दो, वो धीरे धीरे आप उन कंपनीज को अपना बच्चा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंपनीज आगे ही इस मार्केटिंग में काम कर रही है। तो इस सतर्क रहिए, ये सब चीजें इंसिस्ट करना बंद कर जाएंगी। और एक चीज मैं जोड़ूंगा जी, अगर आप ऐसा ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन लोग डिजिटली डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर खोलना शुरू कर देंगे। अभी पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में 3-4 ही लोगों ने खोले हैं कि आप उस सेंटर में जाओगे तो आपके जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है वो आपको बाहर रखने पड़ेंगे, और 15 दिन का वो आपको कम से कम, इस समय तो बहुत चार्ज कर रहे हैं, वो ऐसी लाइफ देंगे, वैदिक लाइफ देंगे आपको, मतलब नेचुरोपैथी में ले जाएंगे, मतलब आपसे कोई हवन चैंटिंग करवाएंगे, भजन कीर्तन करवाएंगे, अपने आप को सोल को हील करेंगे। वो चीजें चल रही हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको अपने बच्चों को 15 दिन के बाद वहां भेजना पड़ेगा, क्योंकि फोन इतना चलाएगा, डिजिटली इतना घुस जाएगा। और आजकल तो होना शुरू हो गया है कि बच्चे माँ बाप से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते हैं। चीजें खराब हो रही हैं। अभी संभाल सकते हैं तो संभल जाएंगे, और अभी नहीं संभाल लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद ही इतने एडिक्टेड हो जाएंगे कि फोन के बगैर बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल, वेरी ट्रू। आजकल के हम जनरेशन देखते भी हैं तो सबसे पहले खाना बाद में खाएंगे तो फोन पहले खोलेंगे। कुछ लोग निवाला भी अंदर नहीं डालते, फोन पहले इधर देखते हैं, और यहाँ पे रोक के भी रखते हैं कुछ लोग। जी जी जी। योग से स्लीप साइकिल इम्प्रूव होता है। एंड जैसे आजकल, जैसे आपने बोला कि सोशल एंजाइटी जैसे आज की बीमारी है, तो हम बोल सकते हैं इंसोम्निया है, वो भी आज की बीमारी है या फिर पहले भी होती थी? अगर है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं योगा से। यस, और ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। जो भी बीमारियां हैं, पहले तो आपने सुना नहीं होगा, कौन सी पुस्तक है जिसमें बीमारियों के नाम, बीमारियां पहले कौन सी एग्जिस्ट करती थी? जैसे हैजा, इंडाइजेशन, ये एग्जिस्ट करती थी। या किसी ने कुछ गलत खा लिया तो उसको मतलब लूज मोशन लग जाने, ऐसे यही। और कि क्या होता है कि त्रासदियां भी इसी की आती थी। बड़े बड़े लोग जो लड़ने भी जाते थे दूसरे देशों में, वो भी इसी से मरे हैं। उनको कभी शुगर नहीं हुई, उनको इंसोमिया तो होता ही नहीं था। वो लड़के आते थे, सो जाते थे, और सुबह मुर्गे के उठने से पहले उठ जाते थे। तो उन्होंने कभी सुनी नहीं ये चीज। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि अब वो अपनी लाइफ को व्यस्त रखते थे, और उनके पास करने के लिए कोई ध्येय था, टारगेट था। अभी क्या है कि एक तो अपना लक्ष्य के बिना लाइफ चल रही है। पढ़ रहे हैं, उसने देखा कि 150 लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो 500 लोग पीछे तैयार होता है कि हमें भी उस कॉलेज में पढ़ना है। और उससे क्या होता है कि हम 500 में से 50 ही जा पाते हैं, 450 फिर डिमोटिवेट होके बैठा रहता है, और उन्हीं 450 को बीमारियां हो रही हैं, इंसोमिया हो रहे हैं, नशे कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं।
तो देखिए, सब लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। हर एक व्यक्ति को समाज में अलग अलग भूमिका निभानी है। और जब आप योग में आते हो, ये चीज़ आप जान लेते हो कि मेरा शरीर या मेरा दिमाग किस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है। अगर आज हम जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं या बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, अगर उनके पीछे लग जाते हैं उनके घर वाले कि आपने ये नहीं वो बनो, तो आज वो भी डिप्रेशन में होते। तो उन्होंने अपनी फील्ड को चूज किया। तो योग में आने के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जाना है कि एक्चुअल में मैं किस चीज की ओर अट्रैक्ट करता हूँ और किस चीज को मैं ज्यादा कर सकता हूँ और किस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत में आके पहले तो 1-2 साल योग का अभ्यास किया और फिर बाहर जाके, जैसे शायद जो फेसबुक के फाउंडर हैं उन्होंने भी एक बार बताया था कि मैं नीम करोली बाबा के आश्रम में रहा हूँ। तो वैसे लोग हैं कि जो आते हैं, सीखते हैं कि योग है क्या। योग सिंपल सी चीज है, मैंने आपको कहा, जुड़ना। जुड़ना किससे? किसी भी चीज से जुड़ना जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है और जिस चीज में आप अच्छे से काम कर सकते हो, उस चीज को पहचानना और काम करना। जब आपको काम मिल गया, जब आपको आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम मिल गया, तो आपको नींद तो अच्छी आएगी। नींद तो अच्छी आएगी, उसके साथ साथ आप कई लोगों का भला भी करोगे। तो कई लोगों का भला करोगे, सेटिस्फेक्शन भी होगी। कहाँ से आप मतलब स्ट्रेस में जाओगे, कहाँ से आपके पास सोने के लिए समय नहीं है। आप सोओगे भी अच्छा, क्योंकि कल आपको जल्दी उठना है। जिस दिन हमने जल्दी कहीं जाना होता है उस दिन नींद कैसे आ जाती है? किसी किसी को एक्साइटमेंट में आते ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। ये एक्साइटेड होना भी एक बीमारी है जी। ठीक है ना। तो क्योंकि भगवत गीता में कहा है कि दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय द्वेष धीर मुनि रुच्यते। मुनि वही है, संत वही है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो जाए। कुछ लोग दुख को पा लेते हैं और फिर वो इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को पूरा दुखी कर देते हैं। कुछ लोग इतने सुखी हो जाते हैं कि वो अपने गले में ढोल डाल के इतना ढिंढोरा पीट देते हैं कि फिर समाज उनसे दुखी हो जाता है। इन दोनों सिचुएशन में जो कंट्रोल में रहता है, जो मतलब ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाता, जो ज्यादा डिमोटिवेटेड नहीं हो जाता, वही संत है, वही मुनि है, वही योगी है, और कोई नहीं है। ओके। आपने बताया नहीं वो स्लीप साइकिल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव नहीं करना, आपको मैंने कहा कि अपनी आदतें सुधारनी है। आपकी रूटीन सुधारनी है। स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए आप तरह तरह के साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे ना, उनके पास जाके बैठोगे कि नहीं मुझे काउंसलिंग करनी है। फिर क्या होगा, पूरा दिन आपके ध्यान में वही होगा। तो आप और क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। जो चीज आपको करनी है, जो चीज आपको सुधारनी है, सुबह जल्दी उठना है, फिजिकली अपने आप को फिट करना है। सिंपली हम मोबाइल पूरा 24 घंटे चलाने के लिए कितनी बार चार्ज करते हैं? जो ज्यादा चलाते हैं 2 बार करते होंगे। अपना शरीर हम पिछले 25 या 30 साल से चला रहे हैं, कितनी बार चार्ज किया? एक बार भी नहीं किया। हम मोबाइल जब खरीदते हैं तो उसका मैनुअल चेक करते हैं, कितनी रैम है, कितनी बैटरी बैकअप है, कौन सा मेमोरी कार्ड पड़ता है। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास शरीर है, पीछे कितनी बार चेक किया? एक बार भी चेक नहीं किया। लेकिन उसकी जो बीमारियां हैं, खामियां हैं, उस पर ध्यान दे रही है, इसको ठीक कैसे करें। पहले शरीर को एक दिन बैठ के जान लो है क्या, काम कैसे करता है। जिस दिन पता चल गया, ये साइकिल वाइकिल सब ठीक हो जाएगी। ऐसी चीजें एग्जिस्ट तभी करती हैं जब हम नाकाम रहते हैं शरीर को जानने में। इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, पहले इसके लिए कुछ करो, फिर दूसरों को एडवाइस दो। इसके लिए कुछ नहीं किया और दूसरों को ठीक करोगे तो कहोगे कि ज्ञान का कच्चा दूसरों को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। खुद के विषय में जानेंगे तो सभी बीमारियां, ये बहुत नॉर्मल बीमारियां, इनको बढ़ा चढ़ा के एक मार्केटिंग के लिए फैलाया गया। जी। योग करने के साथ साथ कुछ नॉर्म्स भी आते हैं, जैसे कि अगर हम योगा कर रहे हैं तो म्यूजिक नहीं चलाना है, ध्यान में करना है, या फिर भोजन हमें सात्विक लेना चाहिए, जो हमारी डाइजेशन इंप्रूव करता है, या फिर बोल सकते हैं कि वेजिटेरियन भोजन लेना चाहिए। तो कुछ ये मिथ है या सही है? कुछ लोगों के लिए मिथ है, जो लोग इसमें हैं उनके लिए सही है। अब सही है कि गलत है, उसके लिए पहले आपको इनको प्रयोग में लाना पड़ेगा। अब जैसे आपने बात की डाइट की, क्या चीजें खानी है, उसके साथ आपने बात की म्यूजिक की। देखिए, म्यूजिक को मना किया जाता है। अलग अलग प्रैक्टिसेस, नाद योग भी है। नाद म्यूजिक, तो नाद योग में सिर्फ म्यूजिक को सुना जाता है। आजकल तो साउंड हीलिंग भी चल रही है, कोई गोल सा जी जी जी, पार्ट होता है, हाँ बाउल होता है वो उसमें। यस,
वो उसी की स्ट्रीम में घुस के आप नाद योग कर सकते हैं। जैसे हम ओम की साउंड करते हैं तो वो भी नाद योग में आता है, म्यूजिक तो वो भी है। हम डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं कर रहा। हाँ, पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कुछ प्रैक्टिसेस हैं उसमें म्यूजिक को ना ही चलाएं, उसमें अपने ध्यान अपने शरीर पर आत्म केंद्रित करें, अपने श्वास को फॉलो करें, आपके श्वास कैसे चल रहे हैं और साथ में मूवमेंट कैसे हो रही है। तीन चीजें मैंने पहले भी बताया कि ध्यान, बॉडी की मूवमेंट और श्वास, इन तीनों पे आपने ध्यान देना है। गाने बज रहे होंगे तो वो ध्यान होगा। डिस्ट्रैक्शन। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि बॉलीवुड के गाने बजा के भी योग कर रहे हैं, वो गलत है भैया, इसको बंद कर दो। कुछ लोग नाच रहे हैं तो वो अब सिर्फ मतलब जनता को अट्रैक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट उनका क्रिएट करने के लिए वो कर रहे हैं। तो साउंड हीलिंग या नाद योग, उसका भी एक मतलब उसके भी एक पैरामीटर है, उसके भी एक डायमेंशन है, कौन सी चीज सुननी है कौन सी नहीं सुननी, कुछ भी सुन रहे हैं लोग। तो भजन या वो भजन जिसमें बोला जाता है, कुछ किया जाता है, उसको ना ही करें। साउंड हीलिंग अलग एक एरिया है, वो अलग चीज है, उसको वहां यूज किया जाता है। लेकिन योग में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आपको म्यूजिक को यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको अपने आप पे ध्यान देना है और आपके शरीर के भीतर जो भी हो रहा है उस पे ध्यान देना है। बाकी खाने पे बात करते हैं। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खा क्या रहे हो। देखिए, यू आर वट यू ईट। अब वही है जो आप खाओगे, आपके शरीर से भीतर से वही निकलेगा जो आप खाओगे। अब कुछ लोग बाहर की कंट्रीज में क्या है कि मीट बहुत खाते हैं या नॉन वेज बहुत खाते हैं। अब यहाँ नॉन वेज को मना किया जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि यहाँ लिविंग थिंग्स जो हम पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो सब्जियां हैं ये भी तो इनमें तो जान होती है। अब क्या है कि जो ग्रंथों में लिखा है मैं वो बताता हूँ, जो मैंने अपने रिसर्च में भी जोड़ा था और मुझे मेरे ध्यान में भी आया था कि ये चीज लिखनी चाहिए। देखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि प्रकृति के अनुसार खाना, है ना। अब आपको विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर तभी बोलेगा कि आपको विटामिन डी खाना है। अगर आपके उसमें कमी नहीं है तो आप उसको खाओगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही 5 तरह के हमारे अंदर शत्रु रहते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद। ये 5 तरह के शत्रु हैं। जिन भी चीजों में ये 5 तरह की चीजें अगर हैं तो उनको कंज्यूम मत कीजिए। ओके। ठीक है। काम, इच्छा, ये तो जानवरों में रहती है। क्रोध भी रहता है, मारने जाओगे तो पकड़ने जाओगे तो क्रोध भी करता है, मुर्गियां भी नाक मारती हैं। और इच्छा भी रहती है, मोह अपने बच्चों के प्रति रहता है। उनमें ये चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को कंज्यूम करोगे तो आप में वो चीजें और बढ़ेंगी। तो फिर आप में वो चीजें और बढ़ रही हैं तो आप सृष्टि को कैसे चैनलाइज करोगे या सृष्टि का मार्गदर्शन कैसे करोगे। क्योंकि केवल इंसान ही ऐसा है जो अपनी बुद्धि से पहले सोच सकता है फिर उसको प्रैक्टिकली कर सकता है। अगर वो चीजें हमने और कंज्यूम करना शुरू कर दी तो हमें वैसे ही प्रकृति बनना शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बलशाली बनना है, सांड की तरह बनना है, बुल की तरह बनना है। अब मुझे बताइए, बुल की तरह बनना है तो बुल जो खाता है वो खाना चाहिए कि बुल को ही खा जाना चाहिए। देखिए, अब आपने एक्टिव रहना है मुर्गी की तरह, क्योंकि मुर्गा बहुत एक्टिव होता है, सुबह जल्दी उठता है और चलता भी फास्ट है, पकड़ा भी नहीं जाता कहीं। अब एक्टिवनेस लाने के लिए मुर्गे को खाना है कि मुर्गे की तरह खाना है। जो मुर्गा खाता है वो खाना है कि मुर्गा ही खा जाना है। जी। तो बहुत सी चीजें हैं कि लोगों ने अपने व्यवसाय को चलाने के लिए प्रोटीन 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 कहते कुछ भी प्रस्तुत कर दिया है। अगर मुर्गे में प्रोटीन ज्यादा है तो वो भैया वो सीड्स खाता है, आप ही खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे। अब बुल जो है वो बहुत ताकतवर होता है, हाथी ताकतवर होता है, तो प्लांट बेस्ड डाइट खाता है, तुम भी खाओ ना। देश के जितने भी एलीट एथलीट हैं, इवन देश के नहीं वर्ल्ड के जितने भी एथलीट हैं, सारे प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। हम क्यों? हमें 2-4 साल के लिए बड़े बड़े मसल बनाने के लिए पता नहीं कितने जानवर मार दी और हम कह रहे हैं कि ये प्रोटीन बेस्ड डाइट है। मिथ्स हैं ये सब। और योगा वाले यानी कि योग वाले जो हम लोग हैं, हम इसको मिथ्स मानते हैं और हम ज्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट होगी या वेजिटेरियन डाइट इसी पे ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि कहा भी जाता है कि जो तन में है वही मन में आएगा और जो मन में है वो अन्न से आएगा। जो अन्न आप खाओगे वही आपके तन बनेगा वैसा और वैसा ही मन होगा। तो आपका जो फूड होता है वो वाइजली आपको चूज करना पड़ेगा और वो ज्यादातर रस से युक्त हो। आयुर्वेद ने कहा आगे कि रस से युक्त और पका हुआ हो, ऐसा फूड आपको ग्रहण करना है।
ओके, ओके। हम सिंपल टीवी से देख के योगा सीख सकते हैं? जैसे अभी हम पॉडकास्ट के पहले भी बात कर रहे थे, आपने बोला था कि हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इज़ इट पॉसिबल, अगर किसी को सीखना है, जो टीवी पे दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, वो ठीक है, उससे हम योगा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या फिर नहीं? हाँ, उसमें दो चीजें हैं कि पहले तो आप इस चीज को मतलब दूर ही रखेंगे, आप टीवी से देख के कुछ भी सीख लेंगे। हाँ, अगर आप जो टीवी से देख के सीख रहे हैं, अगर आप उनके पास फिजिकली उनसे इंटरेक्शन आपका हुआ है, आपने उनके पास जाके सीखा है और बाद में वो आपको मतलब वर्चुअल तरीके से सिखा रहे हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो उसमें फर्क है। ओके। जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं और फॉलो कर रहे हैं, जैसे सपोज वो व्यक्ति कोई भी आसना कर रहा है, वो कब से कर रहा है आपको पता नहीं, लेकिन उसने कर दिया। आपने देखा होगा कि आप 5 मिनट में आप कोई भी आसन कर लो, तो ऐसी वीडियोस भी बनती है, रील्स बनती हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ लर्न स्टेप। योगा इन 5 मिनट्स। हाँ, तो जब आप 5 मिनट में वो शुरू करेंगे तो आप अपनी इंजरी को ही दावत देंगे। तो जरूरी है कि कोई भी गुरु, कोई भी इंस्ट्रक्टर, उसके पास फिजिकली अप्रोच करो, पास बैठो, उसको पूछो कि मेरा शरीर ऐसा है, मैं पिछले इतने साल से कुछ भी नहीं किया, क्या मैं आसन कर सकता हूँ, कौन कौन से कर सकता हूँ। जब आपको वो बताए, फिर आप कहीं भी जा करके वर्चुअली आप कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट वर्चुअली जाओगे और उससे कोई बात ही नहीं हुई, वो आपको जानता ही नहीं है, उसके व्यूज बढ़ रहे हैं और आपके शरीर दिन ब दिन मतलब इंजरीज को दावत दे रहा है, तो वो गलत है। और टीवी में जो दिखता है उसको कम ही फॉलो करें, तब ही फॉलो करें जब आपने उसको फिजिकली एक्सपीरियंस किया। ओके। सर, मेडिटेशन पे आते हैं। हमें लगता है कि योगा का एक दूसरा एस्पेक्ट हम मेडिटेशन में बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं? नहीं, नहीं। योग में जैसे मैंने 8 लिम्स ऑफ योग किया था, हम 3 लिम्स पे रुके थे, और चौथा प्राणायाम था। प्राणायाम पे भी बात करेंगे। और उसके बाद मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि ध्यान। ध्यान भी एक आयाम है। ध्यान को हम, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चलिए ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास नहीं हो सकता। आप कभी भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको धारणा कहते हैं। धारणा यानी कि एक्सेप्ट करना। देशवंद चित्तस्य धारणा, स्वामी अपने पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी ने, कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर अपनी कंसंट्रेशन को रोक के रखना, अपने चित्त को रोक के रखना, इट मीन्स आप धारणा की प्रैक्टिस कर रहे हो। और जब वो परफेक्ट हो जाता है तो आप टर्न करते हो स्विच, ध्यान में चले जाते। ध्यान का मतलब उन्होंने कहा तत्र, वहां, प्रत्येक तानता ध्यानम। जैसे 2 गिलास लिए तेल का, एक भरा हुआ है, दूसरे में तेल डाला, तो जो एक तानता है, जो कॉन्टिन्यूटी है, वो ध्यान है। उसका अभ्यास कैसे करोगे? अभ्यास तो डालने का होगा ना। डाल रहे हैं वो ध्यान है, वो धारणा है। जो डल चुका है और वो जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, वो ध्यान है। ध्यान इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फिर उसमें भी ध्यान के प्रकार हो गए। ध्यान करना कैसे है? कुछ लोग बैठते हैं, वो देखते हैं ध्यान करना कैसे है, फिर फोन की याद आ जाती है, फिर वो सामान की याद आ जाती है, फिर वो कहते हैं बड़ा देर हो गई, चलो अब चलते हैं। किया क्या बताइए? तो उसकी उन्होंने अलग से पर्टिकुलर स्ट्रीम्स बनाए कि आपको ध्यान कैसे कैसे करना है। जैसे ऋषियों ने कहा कि ध्यान के 2 प्रकार हैं मुख्य रूप से। ऐसे तो ध्यान बहुत अलग अलग तरीके से है, एज वाइज भी होते हैं। 2 प्रकार, एक उन्होंने सगुण बताया, एक निर्गुण बताया। सगुण सिंपली शब्द ही बता रहा है कि गुणों के सहित। किसी भी चीज में गुण हो सकते हैं, किसी गुरु में हो सकते हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं या अपने अनुसार जिस भी आप देवता को मानते हैं, उसके गुणों को आपने आंखें बंद करके उसको अपने अपने माइंड में रिपीट करना, देखना, उस पर ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना। मेरे गुरु कैसे दिखते हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूँ या करती हूँ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, तो मुझे उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं को अपने मन में रिपीट करना, रिपीट करना। जब ऐसी चीजें हम करते हैं तो धीरे धीरे हम वैसा ही ढलना शुरू हो जाती हैं, और जैसा वो करते हैं वैसा ही करना शुरू हो जाती हैं। तो फॉलो करना यानी कि मैं उनके अनुसार बनूंगा, उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज वो करते हैं मुझे वो करनी है। तो मेडिटेशन में यही रहता है। सगुण ध्यान में आप अपने गुरु को, उनका ध्यान कर रहे हैं, और मेरे गुरु के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, वो मुझ में कैसे आए, उनको रिपीट कर रहे हैं अपने मन में। और निर्गुण ध्यान में जब आप जाते हो तो निर्गुण ध्यान गुणों से रहित हो जाता है। आपने सुना होगा निराकार ब्रह्म, जिसका कोई आकार नहीं है, जो गुणों से रहित है।
तो फिर वैसा ध्यान तब होता है जब आप सगुण ध्यान में परफेक्ट हो जाते हैं। सगुण ध्यान में परफेक्ट हो गए देन यू टर्न इनटू निर्गुण ध्यान। वो मुश्किल है, वो उन्हीं योगियों के लिए जो वो परफेक्ट हो गए, बैठे शून्य अवस्था में चले गए, सिर्फ प्रकाश दिख रहा है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ओके ओके। तो मेडिटेशन से इम्प्रूव किया जा सकता है योगा को, या योगा से इम्प्रूव किया जाता है मेडिटेशन को? देखिए, योग इज अ वे ऑफ लाइफ। वो सिंपल सी बात है, योग के अंदर बहुत से प्रोसेस, मेडिटेशन से हम एनहेंस कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। मेडिटेशन क्या है? देखिए, हाइपोथेटिकली अपने आप को चार्ज करना। जैसे हम काउंसलिंग लेने जाती है, जैसे कुछ लोग आजकल बिजनेस टाइकून बने हुए, आप आइए आपको बिजनेस सिखाएंगे, आप आइए ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आप उनके पास मोटिवेशन लेने जाते हैं। तो अपने आप को तैयार करना, अपने आप को मोटिवेट करना, ये मेडिटेशन में आप करते हो। जैसे आपने सुना होगा माइंडफुलनेस मेडिटेशन, है ना? तो वो सब क्या है? वो सब यही है कि आप अपने आपके आसपास क्या चल रहा है, मेरे शरीर के भीतर क्या चल रहा है, मेरी सांस कैसे चल रही है, मुझे मेरे आसपास हवा चल रही है तो वो टच कैसे महसूस हो रहा है, मेरे साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं, मैं किस आवाज को सुन रहा हूँ और मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, इन सब चीजों को नोटिस करना, इस सब चीजों को जानना, ये सब माइंडफुलनेस में आता है। कि आपका दिमाग आपके आसपास जो भी घट रहा है वो सब जान रहा है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो 1 मिनट में 4 से 5 चीजों पे एक्टिव रहते थे। जो भी आप उनके पीछे आगे पीछे जो भी घट रहा होता था तो आप उनसे पूछते थे तो वो 4 5 8 10 चीजें बता देते कि ये नहीं होगा। वही माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में यही होता है। इसके आयाम है, आप अपने आप को तैयार करते हैं कैसे करना है। जैसे एक मेडिटेशन है ईशा फाउंडेशन की, कल्प वृक्ष मेडिटेशन, आपने सुना होगा। तो कल्प वृक्ष मेडिटेशन में क्या है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपके मीडियम टर्म गोल क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपको सिर्फ रिपीट करना है। देखो, आप कोई भी काम जो करने जा रहे हो, आपको डाउट होता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो उससे पहले आप क्या करते हो कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैनिफेस्टेशन। हाँ, रिपीट कर रहे हो। तो मेडिटेशन में यही तो है, अपने आप को तैयार कर रहे हो कि मैं उस परम ब्रह्म जो ईश्वर है, जो भगवान है, उनको पा सकता हूँ, मैं उस स्थिति को पा सकता हूँ। उसके लिए मुझे जिन्होंने पाया हुआ पहले से, जो ईश्वर है भगवान है, मुझे उनके अनुसार बनना है, उनके अनुसार बनना है, वैसा बनना है। वो क्या करते हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो अपने भक्तों को कैसे ट्रीट करते हैं, वैसा मुझे बनना है, वैसा स्वभाव लाना है। तो धीरे 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 आपका स्वरूप, आपका फेस वैसा बनना शुरू हो जाता है, आपकी आदतें वैसा बनना शुरू हो जाती है। जैसे मेरा भाई ने श्री कृष्ण को फॉलो किया भक्ति योग में, तो धीरे धीरे वो वैसे ही बनना शुरू हो गई। श्री कृष्ण और उनमें कोई अंतर रहा ही नहीं। तो वैसे ही है, जब आप अपने गुरु को फॉलो करते हो, एक टीचर को फॉलो करते हो, टीचर तो यही चाहता है ना मेरा स्टूडेंट मेरे जैसा बने या मेरे से भी अच्छा बने। तो वही सब है मेडिटेशन में। जब आप अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को फॉलो करते हो, उनका ध्यान अपने मन में करते हो, तो धीरे धीरे आप वैसा बनना शुरू हो जाते हो। ओके सर, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। जब भी हम देखते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता है या फिर बहुत ज़्यादा योगा करता है, उनके मुख पे तेज आ जाता है, वो कैसे उजागर होता है? ब्रह्मचर्य में, देखिए, ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू वीर्य लाभ। वीर्य, अब हम सब जानते हैं कि स्पर्म काउंट जितना अच्छा रहेगा, ये भी नहीं है बहुत ज्यादा रहेगा। अब स्वस्थ की मैंने आपको कहा था पहले कि स्वस्थ हेल्दी वही है जो स्वयं में स्थित है। लेकिन स्वस्थ, ये शब्द का वो है, अर्थ है। स्वस्थ की जो परिभाषा आपको आयुर्वेद में मिलती है वो ये मिलती है, समदोष समागनी समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यविधीयते। संस्कृत है, इसको समझना बढ़िया। समदोष यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप कभी बीमार ही नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं मैं जब से पैदा हुआ तब से बीमार ही नहीं हुआ, तो ये भी अपने आप में एक बीमारी हो सकती है। ठीक है ना? तो समदोष, दोष कैसी अवस्था में? सम अवस्था में होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम। क्योंकि कई बार मौसम चेंज होता है तो थोड़ा बहुत आपको फ्लू हो सकता है, वो ठीक है, बेरेबल है। समदोष, सम अग्नि, आपके अंदर अग्नि जो है वो सम अवस्था में होनी चाहिए। जैसे हम डाइट में बहुत तेल वाली चीजें, बहुत मिर्च वाली चीजें, डाइजेशन कैसे? हाँ, तो आपके जो अंदर अग्नि चल रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरी सम अवस्था में होना चाहिए। ना ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, ना ज्यादा लो होना चाहिए। सम धातु, धातु वीर्य आ गए ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जिसकी हम रक्षा करते हैं। तो वो जो धातु है वो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए।
आपको उसकी रक्षा करनी ही करनी है। और उसके बाद मल क्रिया, यानी कि आपके अंदर से जो वेस्ट है ये बहुत जरूरी है। जो आप खा रहे हैं वो निकलना जरूरी है, वो निकलेगा नहीं तो बीमारियों को दावत देगा। जैसे कि अगर जो आपने खाया, आजकल जो चीजें प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं वो अच्छे से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो चिपक जाता है। उसकी प्रकृति अगर बाहर चिपकने वाली है तो अंदर आपकी नाड़ियां बहुत सूक्ष्म है, उस पर तो चिपकेगा ही चिपकेगा। तो वो जो चिपक गया बाहर निकलेगा नहीं। अगर वो बाहर नहीं निकल रहा तो क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू होगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई तो आपको ओबेसिटी, मोटापा आना शुरू हो जाता है। मोटापा आपके जोड़ों पे अटैक करता है। तो जोड़ों पे अटैक शुरू हो गया तो आपको यूरिक एसिड शुरू हो जाएगा। यूरिक एसिड फिर तो बढ़ते गई ना। जी। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। और ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्म के अनुसार आचरण करना है, समय पे उठना है, समय पे खाना है। क्या खाना है ये भी बता दिया कि सही चीजें खानी है, वही चीजें खानी है जो हमारी प्रकृति के अनुसार है। विपरीत चीजें खाएंगे तो वैसा ही बनेंगे। और ज्यादा हम अगर कहते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से 3 चीजें, ऋत बुक, मित बुक और हित बुक, मेरे अकॉर्डिंग है वो खाना। मित बुक इतना ही खाना जितने हाथ, इससे ज्यादा नहीं खाना। अब ऐसे हाथ नहीं कर लेने, इतना खाना, इतना मेरे पेट का साइज है। जितने हाथ होते हैं उतना पेट का साइज होता है, तो इतना ही खाना, इसको मित बुक कहेंगे। और ऋत बुक यानी कि ऋतु के अनुसार खाना, सीजनल फूड खाने। आजकल तो किसी भी सीजन में कुछ भी मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अब किसी को बहुत प्यारी सब्जी है तो वही खाएगा 12 महीने। नहीं, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट है, वो खाने, उससे स्वस्थ रहोगे। 3 चीजें फॉलो करोगे कभी बीमार नहीं होगे, ब्रह्मचरी बने रहोगे, ब्रह्म के अनुसार आचरण करोगे तो कभी कुछ भी नहीं होगा। ओके ओके। सर, कुछ यूट्यूब चैनल्स या फिर कुछ बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे हम योगा के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं? देखिए, योग अगर आपने आसना की तरफ जाना है, यू कैन गो फॉर अयंगर। महर्षि, मैं महर्षि कहता हूँ, ये अयंगर हुए, आज के हुए, आज की शायद हमारे टाइम की। तो अयंगर जो है वो पोस्चर्स में और आसना में बहुत अच्छे हैं। अगर आपने मेडिटेशन की तरफ जाना है तो यू कैन फॉलो सदगुरुज प्रैक्टिस। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि इनमें कुछ है ना, तो वो फॉलो कर सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। वैसे पतंजलि योग दर्शन जो मूल पुस्तकें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। योग में आपको जाना है तो देखिए, लड़ाई करने जाना है तो हथियार आपके पास वही होना चाहिए जो अपने 1000 बार चलाया हो, और उसी से आप जीत पाओगे। ये नहीं है कि आपके पास 1000 हथियार है, आप युद्ध करते चलाइए, कंफ्यूज हो जाओगे किसको चलाऊंगा, कोई भी परफेक्ट नहीं होगा। एक हथियार हो, अच्छा हो, और आपने 1000 बार चलाया हो, वही। तो मूल पुस्तकें पतंजलि योग सूत्र आप पढ़ सकते हैं, उसमें अभ्यास भाष्य है, उन्होंने उस पे मतलब उसको आगे डिसाइफर किया है, या उस पे मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। आपने अगर हठ योग की तरफ जाना है तो गेरंड संहिता महर्षि गेरंड ने लिखी है, वो पढ़ सकते हैं। हठ योग में ही एक दूसरी पुस्तक है स्वामी स्वात्माराम जी की, हठ योग प्रदीप, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी लोगों ने, क्योंकि इनके पूरे जीवन के वो अनुभव थे, वो इन्होंने लिखे, उनको पढ़ सक करके आप एक्चुअल योग क्या है वो जान सकते हैं। अदरवाइज वो बहुत से लोगों ने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, तो आप उनको फॉलो, मेरे को लगता है तब ही करें जब आप इन पुस्तकों को पढ़ लें, क्योंकि आप तब जान पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ योगा मंत्र उच्चारण से भी होता है, कहते हैं कि जैसे हम ओम की वाणी यूज करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है उससे हार्ट ठीक रहता है, उससे माइंड ठीक रहता है। तो जरूरी है कि हम मंत्र उच्चारण साथ साथ में करें, इससे ज्यादा इफेक्ट होता है या कम होता है या उतना ही होता है? हाँ, मंत्र जो है कहते हैं कि सोल को हील करता है, और मंत्र बने ही इसलिए थे। मंत्र का अर्थ था मन्यते ज्ञायते आत्मनि इति मंत्र, जिनको जान करके आप स्वयं की आत्मा को जान सकते हैं, वही मंत्र है। और इन मंत्रों को ऐसे मतलब बनाया गया, ऐसे संयोया गया था कि वो आपके अंदर जा करके हील करते थे साउंड से। जैसे ओम सबसे पहले अक्षर है, ओम एक मंत्र भी है अपने आप में। तो ओम 3 अक्षरों से जुड़ करके मिला है, आ, ओ और म। ये तीनों ऐसे अक्षर हैं जिसमें आप अपनी जीवा का प्रयोग ना भी करें, जिसकी जीव नहीं भी है तब भी ये साउंड करेंगे। लाइक हम अगर साउंड करके देखें, एक बार करके देखें तो, आ, 3
तो इसको कोई भी बोल सकता है। हम्म। लेकिन इसको ऐसे ही बोलना नहीं शुरू हो जाना, तो इसके विषय में पहले पढ़ के किसको मतलब किसके लिए है, ऊ किसके लिए, मौन किसके लिए। हमने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश इनको सुना होगा। जी। तो डिनोट करता है ब्रह्मा को, ऊ करता है विष्णु को, then महेश। हाँ महेश को, शिव को। तो जब आप का उच्चारण करें तो आपका जो ध्यान है वो नेवल पे होना चाहिए। नेवल पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरे शरीर का एक तो सेंटर पॉइंट नेवल है, और जब हमारे शरीर की उत्पत्ति शुरू होना होती है तो वो माँ के गर्भ में, हमारी माता के गर्भ में नेवल से होती है। जब हम अपने माँ के गर्भ में फूड कंज्यूम करते हैं वो नेवल से करते हैं, और शरीर का सेंटर पॉइंट है और सारे शरीर की नाड़ियां, ये हमारा उत्पत्ति स्थान है। ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर, उत्पत्ति करने वाले। तो हम ब्रह्मा का ध्यान करें अपने नाभि में। देन अपने हृदय में, हृदय क्या करता है? इच्छाओं को बढ़ाता है। और हृदय मतलब किसी चीज पे आ जाए तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो हृदय से कौन संबंधित है? विष्णु। तो आप विष्णु का ध्यान करें और हृदय पे करें, पर्टिकुलर स्थान पे। देन ये सब होने के बाद भी सबका विनाश होना है, महेश वो कंठ में रहते हैं, तो कंठ में उनका ध्यान करें। तो एक पूरे साइकिल के साथ साथ में जब भी ओम का उच्चारण करें तो तीनों फॉर्म्स एक साथ होनी चाहिए। जितना ओ अ है उतना उ उतना म, तीनों को एक साथ उच्चारण करके और पर्टिकुलर स्थान पे पर्टिकुलर देव जो भी उसको उनके इष्ट हैं उसका ध्यान करना। उसके पश्चात ही ओम। ये तो सिर्फ एक अक्षर था, इसके लिए कितने बहुत मतलब बड़ी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। और जो एक एक लाइन के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जान करके उसका अर्थ जानना, अर्थ जान करके उसको रिपीट करना, तभी मंत्र आपका भला करेंगे। अदरवाइज आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि कई कई मालाएं मंत्रों की कर लेते हैं लेकिन वो तब भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ नहीं जानते। और जिसने अर्थ जान लिया, अगर पहचान लिया क्या अर्थ है और उसको अच्छे से उसने किया, तो वो फायदा देगा। बिना अर्थ का निरर्थ रहेगा। ओके ओके। तो पर्टिकुलर टाइमिंग रहती है, मतलब हमें हर दिन में किस टाइमिंग पे करना चाहिए, कितने टाइम स्पैन के लिए करना चाहिए, ये सुबह करना चाहिए शाम को, ऐसा कुछ रहता है या? जब भी रात्रि और सुबह इसका चेंज हो रहा हो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में रात खत्म होती है और सुबह शुरू होना शुरू हो जाती है, वो समय सबसे अच्छा समय है। और शाम के समय जब रात्रि आना शुरू होती है और दिन, सूर्योदय या सूर्यास्त? सूर्योदय या सूर्यास्त। और एक चीज, घर का या किसी भी केंद्र का जहां आप जाते हो उसका पर्टिकुलर एक स्थान, ऐसा नहीं है आप कल आप उस कोने में बैठे, परसों उधर बैठ के, एक दिन इधर आ गए, एक दिन बीच में, तो चौथे दिन आप ग्राउंड में जाके बैठ के, नहीं। स्थान एक, समय एक, और स्थान ऐसा चुनिए जो मतलब डिस्टरबेंस से कम हो, उसमें कोई डिस्टरबेंस हो नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर बहुत जल्दी रिएक्ट करता है जब कुछ भी आपके आसपास घटता है। और जब आप इन प्रैक्टिसेस में होते हो तो आपको इन्हीं प्रैक्टिसेस में रहना चाहिए। तो इसीलिए आपका स्थान, आपका समय, ये बहुत मायने रखता है। और एक ही स्थान हो, एक ही समय हो, प्रेफर करना एक ही स्थान एक ही समय। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम ट्रेवल करते हैं तो हम कैसे करें? ट्रेवल करते हैं तब भी समय एक रखिए, और स्थान प्रेफर वही कीजिए जो आप अपने कमरे में या अपने कक्ष में कहीं भी करते हैं। जी। ओके। अब हम पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जितने भी आपने अभी अपनी जीवनी जी है, जितने भी बाहर, आप इंडिया के बाहर भी गए हैं, इंडिया में भी कुछ भी अगर आपने सीखा है, और अगर आपको हम कहें कि कुछ आप बताएं अपनी लाइफ में जो आपको लगता है कि हम जैसे लोग कुछ सीख पाएंगे, मूल मंत्र बोल सकते हैं, तो वो ऐसा क्या होगा? ठीक। मेरी लाइफ में जो भी कुछ होता है तो मैं एक्सेप्ट करता जाता हूँ। क्या है कि मेंटल इलनेस में भी एक बात हुई थी कि हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। अपनी प्रकृति एक्सेप्ट करने वाली बनाओ, जो मैंने शुरू से बनाई। क्योंकि मुझे जब मेरा स्ट्रीम चेंज किया गया तो पहले, अब मैं बहुत अलग सब्जेक्ट पढ़ रहा था, डायरेक्ट संस्कृत में डाल दिया। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, अब आ गए हैं तो कर लेंगे, पीछे नहीं देखेंगे, किया। उसके बाद जब संस्कृत बहुत पढ़ लिया, मुझे संस्कृत फील्ड में जाना था, लेकिन जब प्रोफेशनल डिग्री की बात आई एमफिल की, तब मैं योग में घुस गया। और योग में घुस गया, अब मैंने संस्कृत पढ़ी है और मैं योग पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब मुझे पढ़ाने जाना है तो मुझे वहाँ इंग्लिश में आनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर। तो वो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से सिर्फ संस्कृत पढ़ रहा था। वो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है।
कोई भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, देन एक्ट अकॉर्डिंग द सिचुएशन। जिस दिन आपने ये सीख लिया उस दिन मतलब आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और अगर संस्कृत पढ़ा हुआ लड़का जिसने मतलब कभी और लैंग्वेज पढ़ी ही नहीं, आज विदेश में जाकर के उनको उन्हीं की भाषा में समझा रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस और ये सब कुछ एक्सेप्टेंस से आता है। एक्सेप्ट करो, चलो अब लेट इट बी, जो भी होगा देखा जाएगा। जिस दिन ये आ गया उस दिन कभी आप ना ही फिजिकली बीमार होंगे, ना ही मेंटली बीमार होंगे, और मैं कहता हूँ ना ही कहीं कभी व्यवहारिक तौर पे बीमार होंगे। किसी के साथ बात कैसे करनी है ये भी आप में, ये भी एक इलनेस है, ये भी कभी नहीं आएगी। तो एक्सेप्टेंस रखिए, एक्सेप्ट कीजिए, कोई भी सिचुएशन है चलिए चलते हैं, करते हैं, देख लेंगे। हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो किसी को तो समझा पाएंगे। जी जी जी, राइट। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, हमने बहुत ज्यादा योगा पे बात की है मेरे हिसाब से। आई होप आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ संदीप शर्मा। बहुत ही प्योर पॉडकास्ट बोल सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पॉडकास्ट और बहुत ही न्यू टाइप का पॉडकास्ट हमने ट्राई किया है। आई होप आपको जितने भी वैदिक लिटरेचर के बारे में जानना है, वैदिक योगा के बारे में जानना है, आपको ये पॉडकास्ट हेल्प करेगा। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए पॉडकास्ट के रिलेटेड, please do comment or DM us or mail us. We are more than happy to have your suggestions. And please share this video, like, subscribe to our channel, and we will see you in the next one.